तो बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है, ये हम आपको सुना रहे हैं। और साथ ही जितने भी बड़े बयान हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कई नए मेहमान, जैसे कि मेरे सहयोगी सचिन आपको लगातार बता ही रहे हैं। इस समय में 3 मेरे सहयोगी और साथ में राकेश त्रिवेदी सोलापुर से, साथ में हमारे उधमपुर जहां से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की किस्मत का फैसला होना है, राजू केरनी, मथुरा में विशाल पांडे। विशाल पांडे, आपके पास आती हूं। एक बार फिर से 8 लोकसभा सीटें, पहले फेज की तरह, लेकिन गन्ना के बदले इस बार आलू का मसला। आप जहां पर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, हेमा मालिनी की टक्कर हो रही है, जो महागठबंधन की कैंडिडेट है नरेंद्र सिंह के खिलाफ हेमा मालिनी, और कहा जा रहा है कि टक्कर उनको वहां पर मिल रही है। ईवीएम खराब होने की भी खबर थी। क्या है आपके पास ताजा अपडेट? साथ एक और चीज भी ऐड कर दूं, बुर्के की भी एंट्री हो गई है। विशाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह कुछ बूथों पर ईवीएम की खराबी जरूर हो गई थी, लेकिन अब वो ईवीएम सही हो चुकी है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के इन 8 सीटों की बात करें तो ये 8 सीटें आप ये कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से की अंतिम 8 सीटें हैं। यहीं पर जाट मतदाताओं का बोलबाला है। इसके अलावा जो मायावती का मूल मतदाता है, इन्हीं 8 सीटों पर सबसे ज्यादा संख्या में बताया जाता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में आ चुकी है, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो। वहां पर पहले बीएसपी ने गुड्डू पंडित को टिकट दिया था, बीजेपी ने अपने बाबूलाल चौधरी का टिकट काट के एक नए प्रत्याशी राजकुमार चाहर को टिकट दिया है, और राज बब्बर वहां से चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला। अगर हम मथुरा की बात करें तो यहां पर जाट मतदाता सबसे निर्णायक भूमिका में है। लगभग 4 लाख की संख्या में यहां जाट मतदाता है। जाट मतदाता जिस करवट बैठता है, यहां पर जीत उसी की होती है। पिछली बार आपको याद होगा 2014 के चुनाव में जयंत चौधरी, जो कि चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, जाट नेता है, वो चुनाव हार गए थे। जाट एक तरफा हेमा मालिनी की तरफ चला गया था। तो इस बार अगर आप देखिए तो जातीय समीकरण पर यहां चुनाव पूरी तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने इन 8 में से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी इस चुनाव में बदल दिए हैं, जिसमें हाथरस, आगरा और फतेहपुर सीकरी की सीटें आती हैं। इसके अलावा नगीना और अमरोहा जैसी सीटें भी इसी 8 सीटों में है, जिसमें भी अमरोहा पे आपने सुना कि फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। दानिश अली, जो कि कर्नाटक से आकर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये 8 सीटें आगे का ट्रेंड तय करेंगे। अलीगढ़ जैसी, ठीक है, यहाँ तो एक तो फर्जी वोटिंग, बुर्का और आपने कहा कास्ट कॉम्बिनेशन, ये उत्तर प्रदेश में हावी रहे। वहीं हम सोलापुर का रुख कर लेते हैं। यहाँ सुशील कुमार शिंदे यहाँ पर मैदान में, और हमारे साथ राकेश त्रिवेदी मौजूद हैं। राकेश, किस तरीके से, क्योंकि मुद्दे जो है जगह जगह हमने क्या रीजन टू रीजन वेरी किए हैं, लेकिन एक मुद्दा जो पूरे पैन इंडिया क्रॉस चला है वो है राष्ट्रवाद का मुद्दा। तो सोलापुर में क्या उसकी चीज है या फिर लोकल मुद्दे हावी रहे हैं? क्या कुछ चीजें ट्रेंड में रही? और सचिन, एक और ऐड कर देना, वोटिंग परसेंटेज कैसी है, कैसा है वोटर टर्नआउट? क्योंकि अब तक बहुत ढीला था महाराष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा अदिति की जो 2 घंटे के शुरुआती आंकड़े आए हैं 9 बजे तक, तब तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो ऑन एन एवरेज जो है 9% का रहा है। लेकिन ये आंकड़े 9 बजे तक के हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लोगों का जो उत्साह है वो आसमान में दिखाई देगा। यहाँ 2 पोलिंग बूथ मेरे आसपास हैं और दोनों ही जगहों पर ऐसी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी, जहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आप घरों से बाहर निकले। तो जब नया फ्रेश जो आंकड़ा आएगा उसमें उम्मीद है कि ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सेटिस्फैक्टरी होगा, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये वोटर्स का जो परसेंटेज है वो भी आगे बढ़ेगा। जहां तक सचिन आपका सवाल था, तो मैं यहाँ बता दूं कि सोलापुर में एक तो मुद्दा राष्ट्रवाद का तो है ही, जिसे बीजेपी लेकर के चल गई है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जाति का समीकरण का भी है। खासतौर से रिजर्व सीट होने की वजह से यहाँ पर दलित वोट बैंक और मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो बहुत कुछ यहाँ पर तय करते हैं। और यहाँ पर ओवैसी के समर्थन के साथ दलित नेता प्रकाश अंबेडकर, जो कि बाबा अंबेडकर के, यानी कि वहां पर भी हमने देखा है कि कास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं रिलाय करता है, वो बनता है। ठीक है, मैं स्टूडियो लौटता हूं। राजीव जेटली, इससे हमने देखा अभी कवर से कंवर अमरोहा से, और उससे पहले यही चीज कहीं ना कहीं चिरपरिचित तरीके से संजीव बालियान कह रहे थे कि बुर्के में फर्जी वोटिंग हो रही है, बुर्के में फर्जी वोटिंग हो रही है क्या ऐसा सच में? देखिए, कास्ट के ऊपर चुनाव लड़ना हमारी ऑपोजिशन पार्टियों की मजबूरी बन गया है। एक तरफ तो एकजुटता की बात करते हैं, एकजुटता जिसे कहते हैं कि आपने देख ही लिया, सिद्धू साहब को भी देख लिया, मायावती जी को भी देख लिया। सभी लोगों ने अपील किससे करी है? अपील केवल मुसलमानों से करी है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करें। उससे पहले कमलनाथ जी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा केवल इतना है कि कहीं ना कहीं कास्ट के नाम पर वोट डिवाइड हो जाए, और एकजुटता, जो दूसरी एकजुटता है, उसकी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाए। ये सबसे बड़ी हमारी विडंबना है इस देश की, कि आज
हम अगर कास्ट के नाम पर वोटिंग करते हैं तो इसका सीधा सीधा लाभ किन लोगों को मिलता है? उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक तरह से अपील कर रहे हैं। कास्ट के नाम पर वोटिंग का तो दानिश अली आप पर इल्जाम लगा रहे हैं ना कि बुरके का नाम लेकर के पोलराइज करने की कोशिश है, बुरके का नाम लेकर के चीजों को इतर करने की कोशिश, जैसे पहले कब्रिस्तान, शमशान और ये सब चीजें आई। सचिन जी देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, थोड़ा गौर कीजिए। मैंने आपसे कहा कास्ट के नाम पे डिवाइड करना चाहते हैं, रिलीजन के नाम पर एकजुट करना चाहते हैं। रिलीजन के नाम पे कहते हैं कि मैक्सिमम पोलिंग होनी चाहिए। कमलनाथ जी ने किसको अपील करी? मुस्लिम समाज को अपील, उसी बेल्ट से होकर के आए ना, अमरोहा से, बिजनौर से। सचिन भाई आप थोड़ा सा इधर को आए, अभी आप सोचे कुछ और दिखा रहा। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। जिस दिन इस वोटर को ये पता चल गया कि मैं जिसे वोट देने जा रहा हूं उसने मेरे तन के कपड़े और मेरे मुंह का निवाला छीना है। ये वोटर का नाम बताइए ना, ये कास्ट में आता है, रिलीजन में आता है? ये आपका अलायंस अपील कर रहा है, ये भी बता दीजिए। ये हिंदुस्तान किस में आता है? हिंदुस्तान। अगर ये वोटर रिलीजन में आता है तो आपने अपने सारे जहाँ जिन राज्यों में आपकी सरकार है, बोलिए ये रिलीजन में आता है, धर्म में आता है, धर्म के आधार पर पोलिंग मत कीजिए। पोलिंग उसको कीजिए जो आपको कपड़ा दे सकता है, जो आपको बिजली दे सकता है, सड़क दे सकता है, पानी दे सकता है। ये बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते? उस दिन से आप डरे, जिस दिन उसे ये पता चल गया कि आप इसे एड्रेस नहीं कर रहे, इसके मुंह का निवाला और इसके तन का कपड़ा इस देश के नेताओं ने निवाला। तन में तो कपड़ा ही नहीं था, इस देश के को छत नहीं थी, क्योंकि मकान गरीबों के लिए किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। तन पे कपड़ा चाहता है, मकानों के साथ आपका नहीं चलता रहेगा जब से देश आजाद हुआ। जो मायावती वहां पर मुसलमान, मैं वही कह रहा हूँ। अब सुन लीजिए, जातियों के समूह को अगर आपने राजनीतिक पार्टी मान लिया है तो सचिन साहब ये आपका दोष है, मैं नहीं मानता। धर्म के समूह को मानो, जातियों के समूह को नहीं रामचंद्रन सर से लेना चाहता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हमारा लोकतंत्र संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज के दिन से पहले जब आप मुद्दे लेकर गए थे, जनता ने सुनी होगी, जैदी साहब आपकी भी सुनी है और जेटली साहब की भी सुनी है, और जनता तो आज बटन दबाने निकली है। रामचंद्रन सर, एक चीज मैंने नोटिस की है, राइट लेफ्ट सेंटर सबके लिए कह रही हूँ, हर कोई डरा रहा है। कोई कश्मीर में तो आर्टिकल 350, 370, आर्टिकल 35A, फिर अभी साध्वी प्रज्ञा को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान फिर से, उधर आजम खान के बेटे ने मुस्लिम है इसलिए किया, मायावती वही कोशिश करते हुए अगर वो माइनॉरिटी वोट लेंगे तो हम मेजॉरिटी, ग्रीन वायरस, सभी तो डरा रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर होना चाहिए, या डर और खौफ पर? या डर और खौफ पर? क्या मैं गलत कह रही हूँ? लोकतंत्र का चुनाव किस पर होना चाहिए? आपकी उम्मीदों पर, आपकी आशाओं पर, आपकी अपेक्षाओं पर, डर और खौफ पर क्यों सर? ऐसी बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में अमूमन आम वोटर ये समझता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या इसमें अपने फायदेमंद के लिए है। अगर ऐसी कुछ बात की जा रही है, खासकर वोटिंग वाले दिन, इलेक्शन कमीशन कुछ चीजों के ऊपर क्लियर गाइडलाइंस उन्होंने दे रखी है कि आप वोटिंग करने जाओगे तो ये पैरामीटर्स आप फॉलो करोगे। अगर उनको लगता है कि ये पैरामीटर्स नहीं फॉलो किए गए हैं तो कंप्लेंट जरूर वो दाखिल होंगे और उसके डिसीजन पे इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन देगा। बट इसमें मजबूरी और प्रॉब्लम किसके साथ है? राजनीतिक दलों का है। एक राजनीतिक दल कुछ कह रहा है, दूसरी राजनीतिक दल कुछ कह रहा है। हम मेरे ख्याल में अपने आप को एक यूनिटरी देश मान के चलें तो मेरे ख्याल में ये दिक्कत कभी नहीं होगी। आप किसी एक रिलीजन को अपने साथ लेना चाहते हैं और कोई दूसरे रिलीजन को ले जाना चाहता है। आखिरकार डेमोक्रेसी में अगर आप रहेंगे तो सब एकजुट होकर रहेंगे, पर ये क्यों आप डिविजन्स क्रिएट करते हो ताकि आप पोलराइजेशन हो और एडवांटेज किसी एक पार्टी को मिले। शुभ्रांश राय, वोट पाना है तो वोटर को धमकाना है, डराना है, तभी वोट पाना है? देखिए अदिति, वोट पाना है वो तो आज वोटर जाकर खुद डिसाइड करेगा और किसको देगा, लेकिन थोड़ा सा इस मुद्दे को और हम इसको थोड़ा सा नोएडा के स्टाइल में डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने आश्वासन में कहा कि हमने रोजगार दिया। अभी राजीव जेटली जी ने कहा खूब ढेर सारे रोजगार का सृजन हुआ है। क्योंकि आज जो वोटर वोट देने जाएगा वो देखेगा कि रातों रात 20,000 एम्प्लॉय जेट के रोड पे आ गए, उससे 1 लाख परिवार बेकार और बेरोजगार हो गए। वो भी आज सुबह वोट डालने वक्त देखेगा कि सरकार की वो कौन सी नीति थी कि वेल एस्टेब्लिश ब्रांड कॉल्ड जेट एयरवेज रातों रात रोड पे आ गया। रही बात ये धर्म है, समाज है, संस्कृति है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कंवर सिंह तंवर जी ने कहा वहां पे कि बुर्का बुर्का बुर्का, देखिए ऐसा है कि संविधान आपको ना कपड़ा पहनने की भी आजादी देता है कि आप क्या पहने।
ये हार और जीत तो चलता रहता है, लेकिन एक फिर घूम फिर कर आप बुर्का कहकर भी क्या कोशिश कर रहे हैं? आप धर्म को पोलराइज कर रहे हैं। अरे माना वहां का हिंदू या जाट जो भी आपको वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, ये तो बटन दबने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो आपने बुर्का वाला स्टेटमेंट यूज किया, इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि भैया सारा फ्रॉड इस बुर्के के अंदर हो रहा है। ये कहना चाह रहे हैं क्या? ये कह के आप हिंदू और मुसलमान को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अगर आपने विकास किया तो आपने वैसा ही विकास किया कि आपको आंखों के सामने 20,000 लोग बेरोजगार हो गए एक रात में। वो कल से बेचारे पकौड़े का ठेली लगाए या चाय का लगाए। के लिए रायगंज से तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर थोड़ा सा तनाव है और वहां पर वोटिंग से रोका गया है। सुरक्षा बल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर एक सेकंड ठीक। इस समय रायगंज की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तनाव वहां पर देखा गया और कहा गया है कि वहां पर वोटर्स को भी रोका गया है उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहला, और उसके बाद ये लोग हाईवे पर बैठ गए थे धरने पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए, और उसके बाद बल का इस्तेमाल किया गया। सुनते हैं। मेरा नाम सुजीत कुमार साहब। क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों ब्लॉक हुआ था रास्ता ब्लॉक हुआ था? सुने कि यहाँ दिघी कॉलोनी एक बूथ है जहाँ वोट हो रहा है, वहाँ पर थोड़ा नहीं, वहाँ का कुछ गांव है जहाँ से वोटर निकल रहा था वोट देने के लिए। रास्ता में उन लोगों का एपिक कार्ड और उसको मारपीट करके छुड़ाया गया, भगा दिया गया। कौन लोग? कुछ लोग हैं जो ऐसा किया। हाँ, तो बड़ी खबर बीजेपी कह रही है कि पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। उससे पहले आपको हमने जी न्यूज पर खबर भी दिखाई थी कि कैसे बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बूथ नंबर 159 ये और रायगंज का ये बूथ। और मेरे कई सहयोगी लगातार पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। सचिन, हम लगातार तस्वीरें भी डिस्क्राइब कर रहे हैं और हमारे पास जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी बात भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और शायद यही वजह हमारा हैशटैग वोटिंग राउंड 2 इस समय टॉप ट्रेंड्स में से है, क्योंकि हमारे दर्शक अपनी सेल्फी भी पहुंचा रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। आपकी सेल्फी का हमें इंतजार है, अपनी बात और अपनी सेल्फी पहुंचाते रहिए। हैशटैग वोटिंग राउंड 2 लौट रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।